मैं मोहम्मद दिलशाद नवी जमात के निसाब में शामिल गुलशन उर्दू का दूसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दूसरे सबक में हम पढ़ेंगे अफ़साना के बारे में और अफ़साना लिखने वाले एक मुसन्निफ़ के बारे में। उसके बाद एक अफ़साना पढ़ेंगे हम। अफ़साना होता क्या है इसको हम समझ लें। अफ़साना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ़िक्शन, यानी एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी कहानी होती है जो जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है और बहुत शॉर्ट होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है कि कोई एक किताब में इसको लिखा जाए या फिर कुछ के पार्ट्स में या कुछ वॉल्यूम्स में लिखा जाए। ये बहुत शॉर्ट होती है, यानी एक नशिस्त में, एक बैठक में इंसान इसको पढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है, नसरी सिन्फ है। इन दो चीज़ों को समझ लें, नसरी और सिन्फ। कोई भी लैंग्वेज दो तरह की होती है, या तो वो नसरी होगी यानी नसरी फॉर्म में लिखी होगी, जिसे हम कह सकते हैं नस्र की फॉर्म में, या फिर नज्म की फॉर्म में लिखी होगी वो। ये आप समझ गए होंगे, इसको समझ लें। नस्र कहते हैं, जैसे ये जो लिखा हुआ है यहाँ आपके सामने उर्दू आप देख रहे होंगे कि अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ा या सुना जाता है। इस तरह की जो ज़बान लिखी होती है, जो पोइट्री की शक्ल में नहीं होती, शायरी की शक्ल में नहीं होती, उसे नसरी सिन्फ कहते हैं। यानी नसरी लैंग्वेज कहा जाएगा, नसरी ज़बान कहा जाएगा उसे। और जो शायरी की ज़बान होती है उसे हम कहते हैं नज्म की ज़बान। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ है सिन्फ, इसका माना है फॉर्म, यानी नस्र की शक्ल में, या इसके हम कह सकते हैं टाइप कह सकते हैं। नस्र कई तरह की होती है, जैसे अफसाना ये फिक्शन हो गया, नावल निगारी है और ड्रामा है। ये अलग अलग फॉर्म है इसकी, हम कह सकते हैं कि नस्र की टाइप है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ा या सुना जाता है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। अफसाने के किरदार आम इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने कौलो फ़ेल आम इंसानी ज़िंदगी के लोगों की तर्जुमानी करते हैं। कौलो फ़ेल, कौल कहते हैं बात को और फ़ेल कहते हैं एक्शन को, यानी जो हम कहते हैं उसके रिगार्डिंग फिर अमल करते हैं। अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। 20वीं सदी, सदी बोला जाता है सेंचुरी, अभी ये 21st सेंचुरी चल रही है, तो ये 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। सज्जाद हैदर यलदर्म, सुल्तान हैदर जोश और मजनू गोरखपुरी वगैरह ने दूसरी ज़बानों के तराजिम करके, तराजिम ये तर्जमा की जमा है, तराजिम यानी ट्रांसलेट करके फ़न्ने अफसाना निगारी को, अफसाना निगारी यानी राइटिंग फिक्शंस को फ़रोग़ दिया। इसी ज़माने में प्रेमचंद ने अपनी अफसाना निगारी से उर्दू अफसाने को उर्दू की मकबूल सिन्फ बना दिया। मकबूल कहते हैं फेमस या फिर एप्रिशिएटेड, जिसे बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाए, कबूल किया जाए, बहुत ज़्यादा जिसे इज़्ज़त दी जाए। तो ये कुछ नाम थे जिन्होंने मेहनत की इस फॉर्म को डेवलप करने में, इस सिन्फ को आगे बढ़ाने में। आगे देखते हैं उर्दू के अफसाना निगारों में कुछ नाम हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू और हयातुल्ला अंसारी, ग़ुलाम अब्बास, सुदर्शन, ख्वाजा अहमद अब्बास, असमत चुगताई, राजिंदर सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, कुर्रतुलैन हैदर, सालिहा आबिद हुसैन, जीलानी बानो। ये कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने फ़िक्शन, उर्दू फ़िक्शन में अच्छा कंटेंट लिखा और बहुत कुछ लिखा। वगैरह ने उर्दू अफसाना निगारी को नई जिहतों से रोशनास कराया। वर्ड पे खासकर ध्यान रखें आप। जिहत तो कहते हैं डायरेक्शन,
समत, रोशनास कराया, इंट्रोड्यूस कराया। रो माने चेहरा, शनास कहते हैं पहचानवाना या पहचानना। रोशनास तारुफ कराना, इंट्रोड्यूस कराना, पहचानवाना। तो अफसाना निगारी को कई और न्यू डायरेक्शन से इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, एक राइटर का जिक्र है यहाँ रामलाल के बारे में। और इनकी जो सन्ने विलादत है, जो सन्ने विलादत, सन कहते हैं साल को, विलादत पैदाइश, यानी पैदाइश का जो उनका सन है, तारीख है, जो पैदाइश का साल है वो 1923। सन्ने वफात, वफात इंतकाल यानी जो मरने की तारीख है या मरने का जो साल है वो 1996 है। तो ये 1923 में पैदा हुए और 1996 में चले गए यानी गुजर गए। अब इन्होंने कुछ लिखा है, अफसाना निगार हैं, ये फिक्शन राइटर हैं, तो इनके बारे में दिया है। कुछ इनके बारे में हम पढ़ते हैं। रामलाल मगरबी पंजाब के शहर मियांवाली में पैदा हुए। लाहौर में तालीम हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजिम हो गए। तकसीम के बाद, तकसीम वर्ड पर का ख्याल रखें और इसके ऊपर ध्यान दें। तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन यानी पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तकसीम के बाद वो हिंदुस्तान आ गए और यहाँ भी रेलवे में मुलाजमत कर ली। मुलाजमत कहेंगे नौकरी। रामलाल ने एक तवील, तवील कहते हैं लंबा, तख्लीकी यानी क्रिएटिव। रामलाल ने एक तवील तख्लीकी सफ़र तय किया है। उनके अफसानों के तकरीबन 12 मजमूए शाये हुए। मजमुआ कहते हैं जिसमें कुछ अफसाने उनके डिफरेंट डिफरेंट अफसाने जो थे, अलग अलग अफसाने उनके, वो एक बुक में, एक वॉल्यूम में जमा कर दिए, उसको मजमुआ यानी वो कई अफसानों का मजमुआ हो गया। शाये यानी पब्लिश किए गए। उन्होंने 3 नावल भी लिखे और सफ़रनामे भी तहरीर किए। सफ़रनामे तहरीर करना मतलब कि किसी सफ़र पे जाना और उस सफ़र की पूरी रूदाद यानी सब कुछ उसके बारे में लिख देना डिटेल से, वो सफ़रनामा कहलाता है। उनके सफ़रनामे का नाम है ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहार। ये बहुत मशहूर हुए उनके 2 सफ़रनामे। रामलाल ने उमूमन अपने अहद की हकीकतों और सच्चाइयों को अपने अफसानों में पेश किया है और अपने आसपास के किरदारों की जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत की तर्जुमानी कामयाबी के साथ की है। किरदार आप जानते हैं, पहले से जान रहे होंगे इसके बारे में, कहते हैं कैरेक्टर को। जज्बाती यानी इमोशनल, नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल, कैफियत कहते हैं सिचुएशंस। जज्बाती इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशंस या कंडीशंस। तो ये जो होती हैं जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत की तर्जुमानी कामयाबी के साथ की है। तर्जुमानी यहाँ मतलब होगा कि उन्होंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है, उसकी वजाहत की है। अपने मुशाहदात, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात मुशाहदा की जमा है जिसका माना ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन जो कहलाता है, और तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स को मुनासिब अल्फाज में पेश करने के फ़न पर उन्हें महारत हासिल है। यानी जो इंसान तजर्बा करता है, जो ऑब्ज़र्व करता है, उसको उन्होंने अच्छे अल्फाज में पेश किया है। रामलाल का उसलूब रवां दवां, उसलूब कहते हैं मेथड ऑफ राइटिंग। कुछ लोगों का होता है बहुत डिफ़िकल्ट स्टाइल होता है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करने का, मुश्किल अल्फाज यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वो, और कुछ लोग होते हैं वो आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उनका उसलूब रवां दवा है और ज़बान सादा और असर अंगेज़। असर अंगेज़ मतलब इफ़ेक्टिव है। ये था रामलाल के बारे में। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो रामलाल ही का लिखा हुआ एक अफसाना है क्रिकेट के नाम से। इस अफसाने में उन्होंने दिखाया है कि 2 टीमें एक ही किस तरीके से आपस में, यानी 2 टीमें मैच के लिए तैयारी कर रही होती हैं और एक टीम में किस तरीके से फूट पड़ जाती है और फिर अच्छी टीम किस तरीके से फूट पड़ने की वजह से बर्बाद होती है। और उन्होंने इससे नतीजा निकाला है कि अगर किसी भी जगह यानी किसी भी ख़ानदान में या किसी भी कंट्री में अगर फूट पड़ती है तो फिर वो बर्बादी की कगार पर पहुंचती है, यानी वो फिर आबाद नहीं होती जब तक कि वो एक ना हो जाए।
चलिए इसे पढ़ते हैं। क्रिकेट मैच। कुछ रोज पहले अरुण और इरफान के दरमियान एक झगड़ा हो गया था, बहुत ही सख्त किस्म का झगड़ा। बात दरअसल ये थी कि शीश महल क्रिकेट क्लब का जोबली हाउस स्कूल के साथ एक मैच होना करार पाया था। करार पाया था मतलब ये मैच फिक्स हुआ था। करार पाया यानी फिक्स हुआ। शीश महल क्रिकेट क्लब में यूं तो एक से एक अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छे बैट्समैन भी थे और बड़े खतरनाक किस्म के बॉलर भी। लेकिन सवाल टीम के कप्तान के चुनाव का था। अरुण और इरफान दोनों ही उस टीम के पुराने और तजर्बाकार खिलाड़ी थे। उन दोनों में से कोई भी कप्तान चुन लिया जाता तो उनकी टीम का जुबली हाई स्कूल के खिलाड़ियों से मैच जीत जाना यकीनी था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस मैच के लिए दोनों ही अपनी टीम के कप्तान बनना चाहते थे, और जाहिर सी बात है कप्तान एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। अब एक टीम के दो कप्तान तो हो नहीं सकते, एक कप्तान होता है और दूसरा वाइस कप्तान। लेकिन उन दोनों में कोई भी कप्तान से कम ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैच शुरू होने में अभी 6 रोज बाकी थे, लेकिन दोनों में इतनी सख्त तकरार हो गई कि उस मैच का होना मुश्किल नजर आने लगा। उनकी टीम में भी फूट पड़ गई। कुछ खिलाड़ी अरुण की तरफ हो गए और कुछ इरफान की तरफ। वो सब एक दूसरे को बुरा भला कहते, जगह जगह एक दूसरे की शिकायतें करते और मौका मिलता तो एक दूसरे को चिढ़ाने और घूंसे आजमाने से भी ना चूकते। घूंसे आजमाने का मतलब है कि किसी को घूंसे देना यानी मारना, एक दूसरे को मारने से भी नहीं चूकते थे। ये उन्होंने एक अच्छे अंदाज में लिखा है, आसान सा लफ्ज है लेकिन खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। गर्ज एक अजीब तना तनी का आलम था। तना तनी यानी कशमकश का आलम था। उनके मुकाबले में जुबली स्कूल के खिलाड़ी रोज शाम के वक्त खेल के मैदान में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। इस तरह लगातार प्रैक्टिस करने से एक तो उनके हौसले खूब बढ़ रहे थे, दूसरे वो इस बात के लिए भी खुश थे कि शीश महल टीम में अगर इसी तरह फूट पड़ी रही और इस साल मैच नहीं हुआ तो पिछले साल की जीती हुई ट्रॉफी इस साल भी उनके पास ही रह जाएगी। इस ट्रॉफी के लिए दोनों टीमों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हुआ करता था, जिसे देखने के लिए कई स्कूलों के लड़के जमा हो जाया करते थे। उनका मुकाबला इतना मशहूर हो जाता था कि शहर के छपने वाले सभी रोजाना अखबारों में मैच की खबरें और बेहतरीन खिलाड़ियों की तस्वीरें छपा करती थी। अरुण और इरफान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कई लड़कों ने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और झगड़ा पहले से भी ज्यादा नाजुक सूरत इख्तियार कर गए। नाजुक सूरत इख्तियार करना यानी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाना। अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि वो एक दूसरे को पीट देने की ताक में फिरने लगे। ये बहुत ही बुरी बात थी। वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो कभी बहुत गहरे दोस्त रह चुके थे, अब महज कप्तान बनने की खातिर, महज यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका मतलब है सिर्फ या ओनली, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। मैच शुरू होने से 3 रोज पहले अचानक पूरे मुल्क में एक हलचल सी मच गई। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने हमारे मुल्क की सरहदों पर अचानक हमला कर दिया। सरहद की जमा है जिसका मतलब है बॉर्डर। मुल्क के कोने कोने से चीन की फौजों को भगाने के लिए आवाजें बुलंद होने लगीं। दिन रात फौजों और जंग के जरूरी सामान को सरहदों पर ले जाने के लिए सरगर्मी शुरू हो गई। सरगर्मी इसका मतलब है एक्टिविटी। हमारा मुल्क बहादुरी में किसी से पीछे नहीं था, लेकिन चूंकि उसके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आई थी कि एक पड़ोसी और दोस्त मुल्क अचानक हमला कर देगा, इसलिए मुकाबला करने के लिए बहुत से फौजी सामान की जरूरत थी। देश के कोने कोने में धन इकट्ठा किया जाने लगा। बच्चे, बूढ़े और औरतें अपनी अपनी जमा की हुई पूंजी सरकार के हवाले करने लगे। हर शहर के सेहतमंद नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए बेकरार हो उठे। छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे थे, वो गली गली में घूम घूम कर लोगों से पैसा जमा करके अपने शहर के आला अफसरों के हवाले करने लगे। आला अफसरों ये इस्तेमाल किया जाता है
हाई कमांड ऑफिसर्स। गर्ज पूरा मुल्क एकजुट हो गया। एकजुट हो गया मतलब एक हो गया। जिस शहर में अरुण और इरफान रहते थे वहां के भी लड़के किसी से पीछे नहीं रहे थे। एक दिन फौजी अस्पताल के बरामदे में वो दोनों बहुत सारे लोगों की एक लंबी कतार में आगे पीछे बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों के चेहरे एक अजीब सी खुशी से चमक रहे थे। वो दोनों जंग में जख्मी हो जाने वाले फौजी जवानों के लिए अपना अपना खून देने के लिए गए थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। वो अभी तक एक दूसरे से खफा थे, लेकिन इस बात के लिए वो दोनों पुरजोश थे कि वो एक दूसरे से ज्यादा अपना खून दान देंगे। बारी आने पर जब दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका खून लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों का हम खून नहीं लेते। ये सुनकर दोनों उदास हो गए। इरफान ने कहा, तो मुझे फौज में भर्ती कर लीजिए। अरुण कब पीछे रहने वाला था, बोल उठा, डॉक्टर साहब मुझे भी फौज में ले लीजिए। डॉक्टर उन दोनों की जोश भरी बातें सुनकर हंस पड़ा और उन्हें समझाया, तुम लोग फौज में भर्ती किए जाने के लिए अभी बहुत छोटे हो, तो फिर हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों ने एक आवाज होकर पूछा। डॉक्टर सोच में पड़ गया, फिर धीरे से पूछा, तुम लोगों को किस चीज का शौक है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, क्रिकेट खेलने का। ये सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर चमक आ गई। वो खुश होकर बोल उठा। चेहरे पर चमक आ गई मतलब ये नहीं है कि इंसान अचानक ब्लैक था और बहुत ज्यादा वो खूबसूरत हो गया। चेहरे पर चमक आने का मतलब ये है कि पहले अगर इंसान नॉर्मल कंडीशन में था तो अचानक खुश हो गया। ये तो बहुत ही अच्छा है। तुम लोग एक टीम बनाकर किसी दूसरी टीम के साथ मुकाबला करो। मुकाबला देखने के लिए आने वालों पर टिकट बेचो। उनसे जितनी आमदनी हो वो सब कौमी बचाव फंड में, कौमी बचाव फंड, कौमी कहते हैं नेशन, बचाव प्रोटेक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है, फंड वो रकम जो इकट्ठी की जाती है। समझे, ये काम तुम्हारा मुल्क के लिए बहुत, ये काम तुम्हारा मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अब जाओ। ये सुनकर दोनों वहां से चले आए, गहरी सोच में डूबे हुए और दिल ही दिल में इस बात के लिए अफसोस करते हुए भी कि इन दोनों की फूट की वजह से उनकी इतनी अच्छी टीम टूट गई। चलते चलते अचानक अरुण ने इरफान का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा वाइस कप्तान बनने के लिए तैयार हूँ। मैच की तैयारी शुरू कराओ। ये सुनकर इरफान का गला भर आया। गला भर आया मतलब रोने जैसी आवाज हो गई। सर झुकाकर बोला, नहीं अरुण, कप्तान मैं नहीं बनूंगा, तुम बनोगे, ये मेरा फैसला है। दोनों देर तक इसी बात पर झगड़ते रहे। जब कोई फैसला ना हो सका तो दोनों ने टॉस कर लिया। जिस वक्त टॉस हो रहा था उसी वक्त वहां उनके दूसरे साथी भी आ निकले। वो उनका इरादा मालूम करके हैरान भी हुए और खुश भी। और जब उनमें से एक खुशी खुशी कप्तान बन गया और दूसरा वाइस कप्तान, तो सारी टीम में एक नया जोश पैदा हो गया। उन्होंने दो रोज तक खूब प्रैक्टिस की। हर एक स्कूल में जाकर टिकट बेचे और कौमी बचाव फंड के लिए 1990 रुपये जमा कर लिए। अपने मुल्क के लिए कुछ करके वो बहुत खुश थे। जानते हो मैच किसने जीता? शीश महल क्रिकेट टीम से जुबली स्कूल की टीम 1 इनिंग्स और 20 रन से हार गई। यानी इसके लेखक है रामलाल, जिनके बारे में भी हमने पढ़ा। लफ्ज़ माना यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं, तजर्बेकार जिसका माना होता है वाकिफ, माहिर। घूंसे आजमाना, मुक्के मारना, मारपीट करना। तनातनी का आलम, अनबन का माहौल, लड़ाई का माहौल। सुलह माना मिलाप, मेल जोल, समझौता। नाजुक सूरत, पेचीदा, खतरनाक, क्रिटिकल। ताक में, मौके की तलाश में या फिर घात में। सरहद, मुल्क की बाहरी सीमा, आखिरी हद, बॉर्डर। कतार, सफ, लाइन, तरतीब। खफा, नाखुश, नाराज, गुस्सा होना। गौर करने की बात है, रामलाल ने इस अफसाने में क्रिकेट टीमों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत को जाहिर करके ये वाज़ेह किया है, एक्सप्लेन किया है या एक्सप्रेस किया है कि कामयाबी और फतह हासिल करने के लिए मुत्तहिद होना, यूनाइट होना ज़रूरी है। फूट की वजह से ना तो अच्छी टीम बन सकती है और ना ही फतह हासिल हो सकती है। सही जोड़ियां बनाइए, ये इसमें आप
इसको पढ़ सकते हैं हिस्सा अलिफ से और हिस्सा बे, यानी ये अलिफ के कॉलम को मिलाएं, इसमें से आप इधर आप मिला सकते हैं हिस्सा बे से, सही जो आपको लग रहा है बुक के हिसाब से। मुख्तसर तरीन सवालात ये आप पढ़ लें और सबक पढ़ के उसे हल कर सकते हैं। क्रिकेट मैच किन दो टीमों के दरमियान होना था, दोनों टीमों के नाम आप बता सकते हैं। अरुण और इरफान किस टीम के खिलाड़ी थे, ये भी आसानी से बता सकते हैं। टिकट बेच कर कौमी बचाव फंड के लिए कितने रुपए जमा हुए, वो रकम आप बता सकते हैं। अरुण और इरफान में किस वजह से फूट पड़ गई, वो रीज़न भी बता सकते हैं। मुख्तसर सवालात यानी ये वाले जो सवालात थे ये कुछ मुख्तसर यानी बहुत शॉर्ट थे, और अब जो हैं वो शॉर्ट ही हैं लेकिन कुछ पहले वालों से ज़्यादा में जवाब देना है आपको। डॉक्टर ने अरुण और इरफान का खून लेने से इनकार क्यों कर दिया। अरुण और इरफान का झगड़ा किस हद तक पहुंच गया था। मैच शुरू होने से पहले मुल्क में हलचल सी क्यों मच गई। उर्दू के अहम अफसाना निगारों के नाम लिखिए। अहम अफसाना निगारों यानी फिक्शन राइटर्स के नाम लिखिए। तफसीली सवालात यानी डिटेल से आपको इनके बारे में लिखना है। डॉक्टर ने अरुण और इरफान को क्या राय दी, कम से कम 150 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इसको, या एटलीस्ट 100 वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। जुबली टीम के खिलाड़ी किस वजह से खुश थे। अमली कवायद मुंदरजा झैल कहावतों के मफहूम लिखिए, यानी कुछ कहावतें उनका मफहूम आप लिख सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, बड़े बोल का सर नीचा, ऊंची दुकान फीका पकवान, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। मुतरादिफ अल्फाज एक साथ इबारत या गुफ्तगू में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो वाव से जुड़े होते हैं, जैसे आबो ताब, खतो किताबत वगैरह। यानी आबो ताब, खतो किताबत अल्फाज मिले हुए हैं वाव के ज़रिए से, और ये मुतरादिफ अल्फाज हैं यानी एक जैसा माना रखने वाले हैं, सिनोनिम जिन्हें कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने ख़तो किताबत में नई राह निकाली, ताजमहल आज भी पूरे आबोताब से रोशन है। ये इन्होंने मिसाल दी है। अमली काम मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीर जमा करके अपनी कॉपी में लगाइए। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके जगह अपनी एक्सरसाइज अच्छे से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह उसे हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे।